हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। कुछ ही दिन पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्विटर पर ट्वीट करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल आरआर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसके बाद उनकी और भी जांच की गई, जिसमें पता चला कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, जिसके बाद उनकी ब्रेन सर्जरी की गई। हॉस्पिटल द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया कि ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई भी सुधार नहीं है और वे इस वक्त कोमा में हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रणब मुखर्जी जल्द ही स्वस्थ होकर एक बार फिर हमारे बीच लौटेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रणब मुखर्जी, जो कि प्रणब दा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात करेंगे। प्रणब मुखर्जी का जन्म बंगाल के बीरभूम जिले के मिराटी गांव में हुआ था। उनके पिता कमदा किनकर मुखर्जी एक फ्रीडम फाइटर थे और आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी रहे थे। प्रणब मुखर्जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री और एलएलबी में ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के बाद प्रणब मुखर्जी ने पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस में अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर काम किया था। उन्होंने कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। साथ ही उन्होंने कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट का काम भी किया था। सन 1969 में प्रणब दा ने उस वक्त के मदीना सीट के बाई इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और भारतीय राजनीति में बड़े नामों में से एक वीके मेनन के लिए चुनाव प्रचार करके इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी। इसके फौरन बाद इंदिरा गांधी ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल किया। 1969 में प्रणब मुखर्जी को राज्यसभा सांसद बनाया गया। धीरे धीरे प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के भरोसेमंद नेता के रूप में अपने पॉलिटिकल करियर को आकार देने लगे। 1973 में इंदिरा कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी को यूनियन डेप्यूटी मिनिस्टर बनाया गया। फिर 1975 में लगी इमरजेंसी में विपक्ष ने प्रणब मुखर्जी पर संवैधानिक ताकतों के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ये दौर भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही ज़्यादा उठापटक और राजनीतिक अस्थिरता का था। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार और उसके 2 साल बाद सत्ता में फिर वापसी, जिसके बाद 1979 में प्रणब मुखर्जी को राज्यसभा का डेप्यूटी लीडर चुना गया और 1 साल बाद उन्हें हाउस का लीडर भी बनाया गया। प्रणब मुखर्जी अपनी राजनीतिक कुशलता के जरिए 1982 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए। इतना ही नहीं, पार्टी में उनका कद इतना था कि प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में कैबिनेट मिनिस्टर की अगुवाई भी प्रणब मुखर्जी ही करते थे। फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए ही उन्होंने मनमोहन सिंह को आरबीआई गवर्नर अपॉइंट किया था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस और देश की कमान राजीव गांधी ने संभाली। प्रणब मुखर्जी, जो कि कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता थे, पर उन्हें राजीव गांधी की कैबिनेट में कोई भी जगह नहीं मिली, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, जिससे राजीव गांधी काफी नाराज थे और ये शुरुआत थी राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी के बिगड़ते रिश्तों की। कुछ ही दिनों में प्रणब मुखर्जी को केंद्र की राजनीति से निकालकर रीजनल पॉलिटिक्स की तरफ भेजा गया और उन्हें बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पर राजीव गांधी और उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से प्रणब दा को न सिर्फ बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निकाला गया, बल्कि सीडब्ल्यूसी जैसे कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग बॉडी से भी प्रणब मुखर्जी को बाहर किया गया। कुछ ही दिनों बाद प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी 1986 में बंगाल में अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाते हैं, पर 1987 के बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रणब दा की पार्टी कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाती है और उसे एक भी सीट नहीं मिलती है। ये प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक करियर का सबसे बुरा दौर था, जहाँ वे सेंट्रल हॉल में बैठकर सिर्फ फाइलें पलटा करते थे और उनके कई साथी उनका साथ छोड़ चुके थे। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी काफ़ी अच्छे दोस्त थे और आखिरकार नरसिम्हा राव ने प्रणब मुखर्जी को मनाकर उन्हें इंडियन प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन बनाया। हालांकि सभी को उम्मीद ये थी कि प्रणब मुखर्जी राव की कैबिनेट का हिस्सा होंगे। 1993 में आखिरकार प्रणब मुखर्जी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पद सौंपा गया। इसके बाद 1995 में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। सोनिया गांधी को राजनीति में लाने की प्रणब मुखर्जी की एक अहम भूमिका रही है। साथ ही वे सोनिया गांधी के पॉलिटिकल मेंटर भी रहे हैं। वे इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए सोनिया गांधी को इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में मदद करते थे। 2004 में यूपीए ने सत्ता में वापसी की तो प्रणब मुखर्जी का नाम फिर से देश के पीएम के तौर पर उठने लगा, पर देश के नए पीएम मनमोहन सिंह बनाए गए।
मनमोहन सिंह की कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी को डिफेंस, फाइनेंस और विदेश मंत्रालय जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सौंपे गए। 2007 में प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट बनाने की मांग उठने लगी, पर क्योंकि प्रणब दा सोनिया गांधी के भरोसेमंद थे और सोनिया गांधी जानती थी कि फिलहाल प्रणब मुखर्जी जैसी कैपेबिलिटी वाला नेता मिलना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने प्रणब मुखर्जी के नाम पर हामी नहीं भरी। 2012 में प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति के चुनाव जीतकर देश के 13वें राष्ट्रपति बने। इस तरह उन्होंने अपने एक लंबे और बेहद उतार चढ़ाव वाले राजनीतिक करियर को विराम दिया। 2019 में प्रणब मुखर्जी को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।